जो है अपने आप में ये कहना कि खत्म हो रहा है नहीं है, क्योंकि जो थोड़ा माल बनता है, जो चेंज, वैरायटी, डिजाइनिंग हम हैंडलूम में कर सकते हैं, वो पावर लूम में संभव नहीं है। मिल में कपड़ा बनेगा कम से कम 500 मीटर, 1000 मीटर बनेगा। उसको परिवर्तन करना चाहता है तो उन्हें 500 मीटर का, 700 मीटर की तानी लगा। यहाँ तो छोटी छोटी तानी बनने की 100-200 मीटर, 250 मीटर की है। आप फटाफट बदल लीजिए, डिजाइन बदल लीजिए, वो कर लीजिए। ये एक व्यवसाय ही नहीं है, अपने आप में कला है। और मैं तो कहूंगा एक डिमिनिशिंग आर्ट है जो लोग छोड़ते जा रहे हैं। आज आदमी को त्वरित लाभ चाहिए, इंस्टेंट प्रॉफिट। मैं जाऊं, मुझे एकदम पैसा मिल जाए, मैं एकदम ये काम कर लूं, वो इस काम में संभव नहीं है। तो धीरे धीरे पकेगा, शहद पके सो मीठा होए। यहाँ तो आराम से काम होगा, उतना आराम आज रहा नहीं। मैंने MA इकोनॉमिक्स किया और मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स भी किया, क्योंकि पैतृक काम था कपड़े का। तो पिताजी की इच्छा थी, क्यों इधर दूसरी जगह जाते हो, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, आओ अपना ही काम संभाल लो। तो अपना, जिसको हमारे यहाँ परंपरा है, परिपाटी है कि बाप का काम बेटा संभाल लेता है, उसी परिपाटी में, वंशानुगत कार्य में हम भी इस लाइन में ही जुड़ गए। तो कपड़े की लाइन में इस तरह आ गए। और वैसे अगर देखा जाए तो कोई विशेष कपड़े की उसकी ट्रेनिंग नहीं ली। यहाँ आके बैठे, काम करते करते जैसे आदमी सीख जाता है देख देख के, तो उसी से हम कपड़े के मास्टर हो गए। हमारे काम में विशेषता यह रही कि मुख्यतः हम सिल्क पर केंद्रित रहे, और उसमें भी वह चीज बनाते थे। हमारे पिताजी की एक पॉलिसी थी कि जो दुनिया बेच रही है वो मुझे नहीं बेचना, भेड़ चाल में नहीं चलूंगा, मैं कुछ हटके काम करूंगा, जो मेरी क्वालिटी होगी अलग हटके होगी। मैं नई नई चीजें इनोवेट करूंगा, धागों को किस तरह, किसको किस चीज से कहां मिलाकर क्या बना दिया जाए। और वही इनोवेशन और नवीनता का एक उद्देश्य रहा कि यहाँ अजमेरी गेट पर, जहां आसपास 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में भी कोई कपड़े वाला नहीं है, और एक थोड़ी सी दिक्कतें आती थी कपड़ा आने में, ट्रांसपोर्ट में, उसमें। और फिर यही कि आज सैंपल गया भागलपुर या मध्य प्रदेश या कहीं भी, 4 दिन जाने में लगे, 4 दिन, तब इतने साधन नहीं थे, कोरियर नहीं थे, 4-4, 5-5 दिन लगते थे चिट्ठी पहुंचने में। यानी 1 हफ्ता तो मात्र चिट्ठी पहुंचने में लग गया, 1 हफ्ता आने में, तो सैंपल बनेगा नहीं, माल मिलेगा नहीं, कैसे क्या होगा। तो उनके दिमाग में ये जब ये परेशानी आई तो उन्होंने कहा यार अपना इंतजाम होना चाहिए, कोई अपने हाथ के नीचे, कि कुछ ऐसा हो कि हम तुरंत काम करके दें, रिस्पॉन्स करके दें। लगभग 50 के करीब आदमी काम करते थे। इतनी कानूनी कार्रवाइयां कि जो कि हर आदमी, आम आदमी नहीं संभाल सकता। उसके लिए एक अलग आदमी रखो, उसके लिए अलग एक टेक्निकल एक्सपर्ट रखो, लीगल एक्सपर्ट रखो। और वो होते होते इतनी परेशानी हो गई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली गई। जो माल हमारे बिहार से या बाहर से सस्ते में आ रहा है, उसको कुछ नहीं देना, उसने अपने घर में बुन लिया, बना के ला दीजिए। यहाँ सारे खर्चे बढ़ रहे हैं और हम इनकम्पिटिटिव हो गए, यानी मार्केट से निकलने लगे। तो हमें यही हुआ कि फैक्ट्री में मत बनाओ, बाहर से बना बनाया ले लो। अगर जो चीज 1 रुपए की हमें बाजार में मिल रही है, हम उसे बना रहे हैं तो 1 रुपए 10 पैसे लागत आ रही है, क्यों बनाएंगे। दूसरे फिर एक दिक्कत थी कि हमें यहाँ लेबर नहीं मिलती थी, लेबर सारी बाहर से आ रही है। फिर लेबर को रहने की जगह इतनी महंगी हो गई। पहले जो कमरा 700-800 रुपए महीने मिल जाता, वो 5,000-6,000 रुपए महीने में कमरा मिल रहा है, कहां से देगा। वो लागत तो माल पे पड़ेगी। तो जिसको कहते हैं फिजिबिलिटी खत्म हो गई। लेबर रहने की प्रॉब्लम, लेबर के आने की प्रॉब्लम, सारी समस्याएं आई, तो वो फैक्ट्री एक तरह से बंद हो गई। माल अब भी बिक रहा है, हम बेच रहे हैं, बाहर से मार्केटिंग कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग हो रही है, बाहर से आ रहे हैं माल। कौन से ईयर पे आपने फैक्ट्री बंद की, कौन से ईयर पर लगाई थी और कौन से ईयर पर? ये हमने 84 में लगाई थी और मेरे ख्याल से 2008 तक सही चलती रही।
तो आज देखिए हैंडलूम और खादी ये बड़े लोगों का फैशन हो गया। पहले खादी गरीब आदमी का कपड़ा था, आज अमीर आदमी का कपड़ा हो गया। सबसे बड़ा उदाहरण आप खादी आश्रम में जाके देख लीजिए। खादी आप खरीद के नहीं लाएंगे, जो संपन्न लोग हैं वही पहन के, पैसे ज्यादा दे और उसकी ड्यूरेबिलिटी कम, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा, कौन आम आदमी पहनेगा? आज ये फैशन आइटम हो गई। जो गांधी जी ने कहा था आम आदमी के लिए खादी, वो खत्म, वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा, एक लग्जूरियस आइटम हो गई। खादी पहने हुए तो ये लग्जूरियस है, बड़ा आदमी है, नेताजी है, इंटेलेक्चुअल है। आम आदमी का पोशाक नहीं रही और ये चलेगा, ये अस्वाभाविक है। और धीरे धीरे देखिए ये खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी, लेकिन कम हो जाएगी। शनय 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 जिसको कहते हैं कि ये अपर क्लास में ही जाती जा रही है, आम आदमी के दूर हो रही है। अगर देखा जाए व्यापारिक उसमें तो कम नहीं हुआ है, व्यापार बढ़ा है, काम बढ़ा है। लेकिन जो बुनकर हैं अब वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में आ गई, अब वो सेमी ऑटोमेटिक लूम हो गए। पहले 100% हाथ से चलता था, खड्डी हाथ से हत्ता चल रहा है, हाथ से सब काम हो रहा है, हाथ से शटल को फेंक रहा है। अब वो सेमी ऑटोमेटिक लूम हो गए, मोटर लगा दी। एक कारीगर 4 लूम को संभाल रहा है। फर्क इतना हुआ, सारा काम वही है जो ये हैंडलूम का है, लेकिन मोटराइज्ड हो गया। 4 मोटर चल रही है, 4 मशीन चल रही है, एक आदमी देख रहा है। एक तरह से कहिए पावर लूम। पावर लूम लोहे का था, मॉडर्न था, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज थी, इसमें नहीं है। तो वो एक हिसाब से अच्छा हुआ कि फिजिकल लेबर कम हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, एक आदमी 4 लूम को संभाल रहा है। लेकिन वो तो पावर लूम गया एक हिसाब से, अप्रत्यक्ष रूप से। तो एक जिसको कहते हैं ना कि हम कह रहे हैं कि हैंडलूम है, खड्डी है, टेक्निकली देखा जाए तो वो पावर लूम हो गया। हम सिर्फ सहायता ले रहे हैं मोटर की, और पावर लूम क्या करता है? हाँ, उसमें ये है कि धागा टूट गया तो मशीन रुक जाएगी, ये हो गया तो ये रुक जाएगा, वो सुविधाएं नहीं है, वो आदमी देख रहा है। कहीं धागा टूट गया तो उसको मशीन बंद करनी पड़ती है। बाकी है तो वो एक हिसाब से पावर लूम। भले ही कितना मिल का कपड़ा आ जाए, लेकिन आज भी जो खादी पहनने वाला है, जो हैंडलूम पहनने वाला है, वो हैंडलूम ही पहनता है। जो अगर देखा जाए तो जो पोरस होता है, आपके पसीने को सोख ले, आपके गर्मी है तो थोड़ी सी बॉडी को हवा जा रही है, वो खादी में ही है, वो हैंडलूम में ही है, मिल के कपड़े में वो नहीं है। तो जो जिसको कहते हैं ना कि अनुकूलता, वेदर के हिसाब से, उसके हिसाब से खादी ही सर्वोत्तम है। लेकिन वही बात बताई कि कॉस्ट, आज कॉटन इतना महंगा हो गया है, प्योर कॉटन का अगर पहने तो बहुत महंगा पड़ता है। धीरे धीरे पॉलिस्टर मिक्स करने लगे, पॉलिस्टर खादी आ गई, खादी में भी पॉलिस्टर मिलाने लग गए, क्योंकि लागत इतनी ज्यादा हो गई। अगर प्योर कॉटन बनाया जाए तो शायद पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा हमें। यदि पॉलिस्टर और विस्कोस निकाल दिया जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से, तो हमें आपको पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा। कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कॉटन की कि आप जेब से बाहर हो जाएगा। उससे नुकसान भी हुआ और लाभ भी है। लाभ ये है कि सबको कपड़ा मिल रहा है, नुकसान ये है कि जो आर्ट थी वो खत्म हो गई। देखिए, इस काम को सीखने के लिए एक वीवर को तैयार होने के लिए, एक्सपर्ट वीवर को तैयार होने के लिए 4 से 5 साल का समय लग जाता है। पहले वो छोटे से काम से शुरू करता है, गठनी करना, गिट्टियां भरना, यानी जो इनिशियल वर्क है। और एक स्थिति ये होती थी, पहले 18-20 साल का तो एक्सपर्ट होता था बुनकर। आप आज भी चले जाइए गाँव में, देहातों में चले जाइए, जहाँ बुनकर है, नेटौर, बिजनौर चले जाइए, आपके ज्यादा दूर नहीं है। अब देखिए वो बच्चे कर रहे हैं काम, ये भी तो एक पढ़ाई है, एक कला सीख रहा है। घर में उन्होंने एक खड्डी लगा रखी है, तो मियाँ जी कहीं काम करने गए तो बीवी बैठ गई तो लड़की बैठ गई खड्डी पे,
बुनने में करते हैं। तो पुरानी दिल्ली में अकेले फिर सिर्फ आपकी दुकान कैसे हुई, बाकी के लोग क्यों और एक बात नहीं? सुनिए जी, क्यों चलती रही? कपड़ा था, काम था, अपनी जगह थी, कोई किराया नहीं देना, कुछ नहीं करना, तो जिसको कहते हैं ना अपने घर में कर लिया। वो फिर जो मैंने आपको शुरू में कहा कि क्वालिटी और स्पेशलिटी। अब ये देखिए, ये हमारी फैक्ट्री का बना है। हमारा बिहार से मेन काम होता है, उत्तर प्रदेश से, बनारस वगैरह से भी, और बेंगलोर, आंध्रा से भी हमारा काम है, पर सारा हमारा हैंडलूम का मेन काम है। यह दुकान हमारी 1954 से हमारे पिताजी ने शुरू करी थी। ये सारी हार्डवेयर की मार्केट है और हम एक अकेले यहाँ कपड़े वाले हैं। मेनली हमारा काम होलसेल का है, एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करते हैं, पर थोड़ा बहुत रिटेल का भी करते हैं। हमारे दादाजी का जो है पगड़ियों का काम था। तो जब गांधी मूवमेंट हुई तो उन्होंने कहा ये पगड़ी चलेगी नहीं, तो उन्होंने पिताजी को पहले से इस लाइन से हटा के कपड़े की लाइन में करा। तो उस समय चांदनी चौक में एक गद्दी होती थी, उसमें वहाँ वो बैठते थे, वहाँ पिताजी ने काम सीखा। तो उसके बाद उन्होंने ये अपना काम शुरू करा। चांदनी चौक के रहने वाले हैं आप? नहीं, हम यहीं साथ में कूचा दिलवाली सिंह है अजमेरी गेट पर, वहीं के रहने वाले हैं। हमारी पिताजी पैदाइश वहीं की है और हमारे पिताजी के परदादा ने 1857 के गन इसी परमिसेस से बैठ के देखा है। हम इतने पुराने हैं। धीरे धीरे हैंडलूम खत्म होता जा रहा है। उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो फैशन कहिए कि फैशन बदलता रहता है। आजकल जो है सब कुछ दूसरा, आजकल जीन्स और टी शर्ट्स का जमाना आ गया। मेन तो कारण ये है कि वो जीन्स और उसका है कि वो आज की तारीख में किसी के पास टाइम नहीं है कि वो कलफ लगाए, ये करे वो करे, और हैंडलूम के कपड़े में ये सब काम करना जरूरी होता है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा ये है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हैंडलूम में ही बनती है, जैसे सिल्क के मोटे धागे हैं, वो पावर लूम पे वगैरह पे नहीं चलते, तो हैंडलूम चलता है। दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आजकल का जो पढ़ा लिखा तबका है, वो पढ़े लिखने के बाद कहते हैं मैं नौकरी, सरकारी नौकरी करूं या प्राइवेट नौकरी करूं, अच्छी जगह करूं, वो इस काम को नहीं सीख रहा। जो बुनकर के बच्चे भी, वो भी पढ़ लिख के जो है ना नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, कोई इस हैंडलूम की तरफ नहीं आ रहा। 1985 से 1990 तक जो है हैंडलूम का जो था वो बूम पीरियड था। उस समय जो है हैंडलूम की बहुत क्रेज थी। दूसरा सरकार की तरफ से भी था कि गवर्नमेंट के जितने स्टाफ है, चपरासी और वो है ड्राइवर हैं, उनको कंपलसरी था कि आप कॉटन के ही पहनेंगे, हैंड खादी का वो करेंगे। तो उन्होंने खादी को प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रोडक्ट चलाया था। तो उस जमाने में तो लोगों में थोड़ा सा क्रेज भी आ गया, तो गवर्नमेंट ने काफी इंसेंटिव्स दिए थे खादी के लिए। तकनीक में काफी नई मशीनें आ गई हैं कि जो थोड़ी पहले बिल्कुल हाथ से चलती थी, अब थोड़ी मोटर लग गई है उसमें, कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो काफी कुछ हुई है। कड्डियों में भी इम्प्रूवमेंट हुई है, पर बाकी जो बहुत कुछ चीज कहेंगे बेसिक चेंज नहीं आया। पावर लूम में तो आया। कलर्स सब सेम है? हाँ, वो तो सब सेम है। कलर्स वगैरह बेटर आ गए पहले से जी। अब जरा रंग पक्के आ गए हैं, डाइंग के भी नए नए प्रोसेस आ गए हैं, मशीन से जम्बस डाइंग होने लगी। तो वो चीज़ों में तो फ़र्क है। पहले टप डाइंग होती थी, स्टैंडर्ड में बैठता था, 19-20 रंग में फ़र्क हो जाता था। अब वो चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों में आ गई है, तो वो उसमें तो फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। और हैंडलूम की ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, परंतु नई पीढ़ी नहीं आ रही, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लूम्स भी अलग अलग होते हैं, जो पतली क्वालिटीज़ हैं उसके लूम अलग होते हैं, मोटी क्वालिटी के लूम अलग होते हैं। वीवर्स भी अलग अलग होते हैं, जो मोटी क्वालिटी बनाते हैं उनको अगर पतली दे दोगे तो उनसे नहीं चलेगा। अब जैसे देखिए टसर वगैरह गीचा है, ये बिहार में होता है। टसर वगैरह बेंगलोर बनारस में इतना नहीं चलता, वो सिर्फ बिहार में ही है या फिर मध्य प्रदेश में, वहाँ होता है। अब मलबरी सिल्क है, वो ज़्यादातर आपको मुर्शिदाबाद बंगाल में होता है। वहाँ धागा भी वहीं यहाँ से आता है, और वो चीज़ें बंगाल में बनती है। बंगाल में टसर नहीं बुन पाते। अब बिहार में भी अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें बनती हैं। कहीं जैसे उसमें होता है, टसर में होती है, वो बिहार में बनती है। जो खादी वगैरह है, जैसे वो मधुबनी में बनती है, कॉटन खादी वगैरह है, क्योंकि वहीं उसके खादी के बुनकर काटने वाले हैं, वहीं बुनते हैं। तो हर जगह की अपनी अपनी विशेषता है। कहीं शर्टिंग बनती है तो कहीं मोटा मटेरियल बनता है। वो ये नहीं कि एक कारीगर सारी चीजें बुन लेगा। ज्यादा टसर तो मेन है कि जेंट्स में भी चलती है, लेडीज में भी चलती है, साड़ी वगैरह भी बनती है। गीचा टसर गीचा एक चीज होती है, वो चीज चली, वो पुरानी चीज चली। तो आपकी जो सोर्सिंग है वो कहाँ से होती है ज्यादातर? कुछ तो हमारे अपने व्यूअर्स हैं, कहाँ पर है? बिहार में ही हैं,
तो हम उनको धागा देते हैं, वो अपने बुन के बेचते हैं। कुछ ऐसे हैं कि कारीगर ऐसे हैं जो अपने सैंपल बेचते हैं, वो बनाते हैं, ये धागा वगैरह अपने सोर्स करके हमें ब्रीफ करके देते हैं। तो सब तरह से होता है। औरतें भी इसमें आपके लिए काम करती हैं? हाँ, इसमें जो बॉबिन भरी जाती है, जो चटल चलती है, उसमें जो बॉबिन भरी जाती है वो चरखे पे ज्यादातर करती है। जो मोटे धागे हैं, पतले धागे उस पर क्या कहते हैं, बाइंडिंग मशीन आती है, उस पर भी चलती है, वो ज्यादातर लेडीज ही करती है। अच्छा। जो चरखे पे काटती हैं, वो जो नली जिसे कहते हैं, नली भरना, वो काम ज्यादातर लेडीज ही करती हैं। आदमी बुनते हैं और लेडीज जो है और बच्चे वो उनकी नलियां भरते हैं। हमारे यहाँ वीविंग भी करती थी, ऐसी बात नहीं कि वीविंग नहीं जानती है, और लेडीज वीविंग भी करती हैं, पर ज्यादातर ये नली भरना और ये काम करना, ये काम ज्यादातर लेडीज ही करती हैं, वो जेंट्स नहीं करते। पहले जो धागे की लच्छी होती है उसका एक बाइंडर होता है, इसमें कैसे डमरू टाइप से होते हैं, उसके ऊपर धागे को लपेटते हैं, मशीन होती है। धागा आप देते हैं या वो अपने आप लेके आते हैं? कुछ में धागा अपने आप देते हैं, बुन के देते हैं, कुछ में धागा हम देते हैं। उसके बाद उसकी वो डबलिंग होती है, फिर तानी बनती है। तानी भरने के बाद उसको फिर उसकी क्या कहते हैं, रूल पे चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद उसकी गठनी होती है। फिर जो कितने कंघी का रखना कि 1 इंच में कितने थ्रेड डालने हैं, उसको कंघी कहते हैं। उस कंघी में से जो है, जैसे कंघी के तार होते हैं ना, इस तरह से कंघी होती है, उसमें से एक तार निकाल, 2 तार निकाले जाते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद एक राज होते हैं, लंबी पट्टी, उनमें से धागे निकाले जाते हैं, और उसमें नीचे वो पैरों से बंधे होते हैं कि एक जो उठाएंगे तो आधे धागे उठेंगे। तो उसकी इंटरवीविंग होती है वहाँ? हाँ, जब इधर से चली जाएगी ना, फिर उसको पैर को छोड़िए, दूसरा उठाएंगे, फिर दूसरा डालेंगे, तो उससे धागा जो है ना बनता चला जाता है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत सी क्वालिटी ऐसी जो हैंडलूम पे ही बनती हैं और पावरलूम पे नहीं बन सकती। एक सबसे बड़ी खासियत ये है, ये अगर देखिए, अगर बुनकर मोमेंट्स हैं तो धुलाई वाले हिंदू हैं। अब माल आपका बन गया, अब होली आ गई, तो होली जी 3 दिन की छुट्टी है, होली जी ईद है, तो अच्छा वो भी फिर छुट्टी बना के बैठ जाते हैं। हमारी फैक्ट्री में था, आधे हिंदू थे, आधे मुसलमान थे। हमने कहते हैं वो ईद पे गए तो तुम तो बोलो, कहते खाली खाली हॉल में मजा नहीं आता जी, एक दूसरे के बगैर काम नहीं हो सकता। जितने बुनकरों में हैं, अगर 60% मोमडन तो 40% हिंदू हैं। जो फिनिशिंग वाले हैं वो 80% हिंदू है तो 20% ही मोमडन्स है। धागे वाले 80% हिंदू है तो 20% मोमडन्स है। तो मतलब एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं। ये देखिए, ये हाथ का कटा हुआ धागा है, इसको लेडीज ही काटती हैं। हाथ का कता, हाथ का बुना, ये कटिया कहलाता है। कटिया इसे भी मोटा आता है एक, अच्छा। और उसको जरा सिलाई में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए वो कम चलता है। ये घींचा है, इसमें फाइन भी आते हैं, ये फाइन में है। ये इसमें वार्प जो है ना, लिलन की है, आजकल लिलन का फैशन है, जी। और वर्क में मोटा कॉटन डाल रखा है, हैंड का बना हुआ है। ये भी हाथ का कटा हुआ धागा है। ये जो ढाक का पत्ता होता है ना, जिसमें चाट वगैरह खाते हैं, ये जो पेड़ होता है, इस पेड़ के ऊपर इस कीड़े को पालते हैं। वो कीड़ा उसका थूक अब चूसता है और अपने चारों तरफ लपेटता है, वो इस तरह से कोकुन बना लेता है। जैसे ये कोकुन नजर आ रहे हैं ना आपको, कीड़ा एक ही होता है। वो अगर ढाक के पत्ते पे रहेगा तो सफर बनाएगा, वही कीड़ा अगर शहतूत के पेड़ पर रख दिया जाए तो मलबरी बनाएगा। फर्क दोनों में ये है कि जैसे ये है ना, इसको कितना ब्लीच कर लीजिए ऐसा सफेद नहीं होगा। ये मलबरी का धागा जो बताया ना, वो सफेद हो गई, वो ऐसा नहीं हो सकेगा, उसको डाई करना पड़ेगा। पहचान दोनों में डिफरेंस क्या है? मलबरी Difference का भी। थोड़ा मलबरी कॉस्टली होता है। ये देखिए, अब ये चीज जो है ना, ये पावरलूम पे नहीं बन सकती, क्योंकि कहीं मोटा धागा है, कहीं पत्ता धागा है।